पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए भ्रामक दावों को लेकर योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पतंजलि से पूछा कि जिन दवाओं के लाइसेंस सस्पेंड किया गया है उसको दुकान पर बेचने से रोकने और उसको वापस लाने लेकर उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही कहा कि इसको लेकर एक हल्फनामा दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में पतंजलि से इसे लेकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस हसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जिन्होंने रामदेव और बालकृष्ण को अगले आदेश तक पेशी से छूट दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा कि रामदेव और बालकृष्ण पर कोर्ट के अवमानना का मुकदमा चलेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को कहा कि हमारा मकसद बस इतना है कि लोग संतर्क रहे। बाबा रामदेव में लोगों की आस्था है, उसे उन्हें सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया भर में योग को लेकर जो बढ़ावा मिला है उसमें एक योगदान बाबा रामदेव का भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जिलाधिकारी से समक्ष नामांकन दाखिल करते समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और प्रस्तावित मौजूद थे। पीएम मोदी के नामांकन के लिए 4 प्रस्तावित पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकार रहे। दरअसल चुनाव में प्रस्ताव गए बिना किसी उम्मीदवार का नामांकन अधूरा माना जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तावकों का हस्ताक्षर सत्यापित करने होते हैं। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की। उसके बाद पीएम मोदी ने काल भैरव मंदिर जाकर भी पूजा की। बता दें, पीएम मोदी ने साल 2014 और साल 2019 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीता था और अब की बार यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत वाराणसी में 1 जून को मतदान होगा। पीएम मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजना किया था। वह शाम को करीब 6 किलोमीटर का रोड शो पूरा करने के बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े फर्जी वीडियो के मामले में आरोपी को राहत मिली है। दिल्ली के कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार आरोपी अरुण रेड्डी को जमानत दी है। कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दी है कि आरोपी ने जांच में सहयोग किया है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि आरोपी से आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नाबिला वाली ने बताया कि अरुण रेड्डी उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था जिस पर फर्जी वीडियो पहली बार सर्कुलेट करने के लिए पोस्ट किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर उक्त वीडियो को किसी भी मंच पर पोस्ट करने का कोई आरोप नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी बीते 3 मई से हिरासत में है और जांच एजेंसी पहले ही उसे पुलिस रिमांड ले चुकी है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि जांच अधिकारी के मुताबिक आरोपी ने जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है और अपने सहयोगियों के नाम का खुलासा किया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने 14 मई को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर दुख व्यक्त किया और कहा कि उनका असामयिक निधन देश के करोड़ों लोगों के लिए व्यक्तिगत क्षति है। सुशील मोदी का असामयिक निधन देश के उन करोड़ों लोगों के लिए व्यक्तिगत क्षति है जो देश में अखंडता, मूल्यों और नैतिकता की राजनीति चाहते हैं। मेरे लिए यह व्यक्तिगत क्षति की तरह है। हमें उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, हरिवंश नारायण सिंह ने कहा है। सुशील मोदी जी का असामयिक जाना देश के उन करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए निजी क्षति है जो देश में शुचिता की राजनीति चाहते हैं, मूल्यों की राजनीति चाहते हैं, जो नैतिकता की राजनीति के पक्षधर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं। मेरी निजी क्षति भी है, हमारी श्रद्धांजलि। मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 5 दशकों से वो भारतीय राजनीति में थे। वो शायद विरले व्यक्ति थे जो चारों सदनों के सदस्य रहे थे, विधानसभा, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा। वह 3 बार डिप्टी सीएम रहे बिहार के। लंबे समय तक वह वित्त मंत्री रहे बिहार के। देश के वित्त मंत्रियों का जो काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल, उसके भी अध्यक्ष रहे। तो श्रेष्ठ विधायी काम करने वाले, यानी बेस्ट पार्लियामेंट्रियन,
आप उनके डिबेट्स को निकाल कर देखें, क्या तैयारी करके वो आते थे, तथ्यों के साथ। उनकी तार्किक बातों का जवाब ढूंढना मुश्किल होता था। निजी तौर पर मैं उनके भाषणों को निकलवाता था पढ़ने के लिए, इतनी सूचना संपन्न तार्किक बातें होती थी। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से पीएम मोदी के नामांकन दाखिल करने से पहले बसपा समर्थक प्रधानमंत्री को अपना समर्थन दिखाने के लिए वाराणसी की सड़कों पर एकत्र हुए। बिहार के बेगूसराय से पीएम मोदी का समर्थन करने वाराणसी आए एक समर्थक ने कहा, मैं यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन दाखिल करने के लिए आया हूँ। मेरे राम जैसे आदर्श नरेंद्र मोदी जहाँ भी सभा करते हैं मैं वहाँ जाता हूँ। वह गरीबों के महिषा है, उनके सभी कार्य गरीबों को समर्पित रहे हैं। मैं सभी से उनके लिए वोट करने की अपील करता हूँ। मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के लिए आया हूं और उनके दर्शन करने के लिए आया हूं। और यह पावन पवित्र धरती जो विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ पे मैं 12वां सभा करने के लिए आया हूं और में 140वां सभा के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जहाँ जहाँ सभा होती है, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनने के लिए आ जाता हूँ। आज गरीबों के बिजत नेता वीके पांडियन ने 14 मई को एएनआई को दिए एक बयान में बसपा की आलोचना करते हुए उसके नेताओं पर दिल्ली में उनके केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नियंत्रित होने पर और उड़ीसा के लोगों को हितों पर इस अलकमान के प्रति अपनी निष्ठा को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने जय पांडा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पांडा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के स्वास्थ्य के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उड़ीसा के लोग बसपा के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा देखने के लिए 5 नेताओं से सुनने का इंतजार कर रहे थे। ऐसी खबर थी कि यह एक महिला का चेहरा होने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से इन सभी 5 नेताओं ने आम सहमति से पहले ही लड़ाई कर ली। उन्होंने नाम की घोषणा नहीं की। बीजेडी उन्हें सीएम चेहरे के साथ आने की चुनौती दे रही है। उन्होंने कल साबित कर दिया कि उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली उनके अलकमान के पास रहेगा। उनकी जवाबदेही और प्रतिबद्धता दिल्ली अलकमान के लिए होगी, न कि उड़ीसा की जनता के लिए। कांग्रेस सरकार की तरह उन पर भी दिल्ली का नियंत्रण होगा। अगर वे वास्तव में उड़ीसा के लिए कुछ करने को लेकर गंभीर है तो उन्हें अलकमान द्वारा सीएम उम्मीदवार का चयन करने की इस कांग्रेस मानसिकता से बाहर निकालना चाहिए, वीके पांडियन ने कहा है। Biju Janata Dal is sweeping the elections. They have proved yesterday that their remote control will be with Delhi, their high command, not for the people of Odisha. They will be controlled by Delhi, like the Congress government. You say that Naveen Babu has 24 years of anti-incumbency. Put somebody and show that here is the fresh face, vote for him. Now it has become actually one-sided because only Naveen Babu is there. First of all, people of Odisha were waiting to hear from the 5 leaders because whatever information everyone got was that they are going to declare the Chief Minister face for the BJP. Entire Odisha was excited to see who is going to be the Chief Minister face for the National Party. Everyone was expecting, and there was a news that it is going to be a woman face. So everyone was excited that who is going to face Naveen Babu. But it's so unfortunate. All these 5 leaders came. Apparently they all fought before coming to a consensus, so they couldn't declare the names. In fact, BJD has been demanding, challenging that come up with your CM face. They couldn't do it. Now they have proved yesterday that their remote control will be with Delhi, their high command. Their accountability will be for Delhi high command, not for the people of Odisha. Their commitment will be for the high command, not for the सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए वकीलों को लेकर 2007 में आए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग यानी एनसीडीआरसी के फैसलों को पलट दिया है। एनसीडीआरसी ने कहा था कि वकील की अपनी मुवक्किल की दी गई सेवा पैसों के लिए बदले होती है। इस कारण वह एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। सेवा में कमी के लिए मुवक्किल अपने वकील के खिलाफ उपभोक्ता वाद दाखिल कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना है। एनसीडीआरसी के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल 2009 को रोक लगा दी थी।
अब जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच ने अंतिम फैसला दिया है। जजों ने कहा है कि वकालत एक प्रोफेशन है, इसे व्यापार की तरह नहीं देखा जा सकता है। किसी प्रोफेशन में कोई व्यक्ति उच्च दर्ज का प्रशिक्षण लेकर आता है, इस कारण उसके काम को व्यापार नहीं कहा जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हिमाचल प्रदेश की मंडी से 14 मई को नामांकन दाखिल करने से पहले बसपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा कि वह लोगों के समर्थन के कारण चुनाव लड़ रही है। मंडी के लोग और मेरे प्रति उनका प्यार मुझे यहाँ ले आया है। हमारे देश में महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है, लेकिन कुछ साल पहले मंडी में भ्रूण हत्या के घटनाएं बहुत ज्यादा थी। आज मंडी की महिलाएं सेना, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में है, कंगना ने कहा है। लोगों का आज काफी प्यार आपको और नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद, क्या कहना चाहिए? ये इन्हीं लोगों का, मैं कहूंगी कि जो मंडी की जनता है, ये इन्हीं लोगों का प्यार है, विश्वास है मेरे प्रति, जो है उनकी भावनाएं हैं और उम्मीदें हैं जो मुझे यहाँ खींच कर लाई हैं। और महिला सशक्तिकरण को लेकर ये जो है ये दौर जब इतिहास दोहराया जाएगा तो शायद एक स्वर्णिम काल जो है जिसे कहा जाएगा। महिलाएं जो है हर क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही हैं और मंडी दुर्भाग्यवश जहां जो बेटियों की भ्रूण हत्या का काफी रेट कुछ साल पहले, दशक पहले जो है काफी ज्यादा था, आज उसी मंडी से जो है न जाने कितनी बेटियां जो है, चाहे वो डिफेंस में जा रही हों, चाहे वो और शिक्षा क्षेत्र में या पॉलिटिक्स में, न जाने कितनी क्षेत्रों में जो है बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो अवश्य ही बेटियों का पैदा होना अब भारतवर्ष में एक दुर्भाग्य न मानकर एक सौभाग्य की बात मानी जाती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि गोद लेने में भी जो है बेटियों को ही प्राथमिकता मिल रही है, लोग बेटियों को ही गोद लेना चाह रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पीएम मोदी द्वारा 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करने के बारे में बात करते हुए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया और एनडीए के 400 पार लक्ष्यों को हासिल करने पर विश्वास जताया। यह एक ऐतिहासिक अवसर है, यह एक पवित्र स्थान है। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, देश को उनकी जरूरत है। भारत विश्व स्तर पर एक प्रमुख भूमिका निभाने जा रहे हैं। एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलने जा रही है। एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, उन्होंने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर शोक जताते हुए इसे दुखद घटना बताया। नायडू ने कहा, हम शोक व्यक्त करते हैं, यह एक दुखद घटना है। It is a historical occasion. It is a holy place. That time, Narendra Modi ji is going to become Prime Minister. As on today, for the last 10 years, he has done extremely well. Country needs him. India is going to play global role. He has prepared Vikasit Bharat by 2047. Indians or India are going to play very major role globally. So BJP leader Sushil Modi passed away yesterday. We express our condolence for his death. It is a sad incident, but sometimes destiny. राष्ट्रीय राजधानी के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तिहाड़ जेल को भी बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन अलर्ट पर है। रिपोर्ट के अनुसार जिन अस्पतालों को धमकी मिला है उसमें दीपचंद बंधु अस्पताल, जीटीपी अस्पताल, दादा देव अस्पताल, हेड गोवर अस्पताल और अन्य सहित कई अस्पताल शामिल है। दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि उन्हें मंगलवार को 4 अस्पतालों से बम की धमकी वाली 4 कॉल मिली है। अग्निशमन विभाग को सुबह 10:45 का अशोक विहार स्थित दीपचंद बंधु अस्पताल, सुबह 10:55 डबरी स्थित दबा बेव अस्पताल से, सुबह 11:01 पर फर्श बाजार के हेड गोवर अस्पताल से और 11:12 जीटीबी अस्पताल से कॉल आई। अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद अस्पतालों के लिए टीम रवाना की गई। धमकी के बाद तुरंत कई अस्पतालों को खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस का सर्च ऑपरेशन जारी है। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस सभी मौके पर है। वहीं मौके पर भारत नगर थाना अध्यक्ष समेत जिले के आला अफसर मौजूद है।